नमस्कार दोस्तों। 7 अक्टूबर एक तारीख जो सिर्फ एक दिन नहीं था बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था पूरी दुनिया के लिए। उस सुबह जब लोग सो रहे थे, जब दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में लगी थी, तभी मिडिल ईस्ट में इतिहास ने करवट ले ली। हजारों रॉकेट, सैकड़ों लड़ाके और एक कोऑर्डिनेटेड हमला। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक हमला था तो आप बहुत छोटी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इजराइल और हमास की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पावर की, कंट्रोल की और एनर्जी की, और सबसे ताकतवर बनाने के लिए ग्लोबल डोमिनेंस की। और इस कहानी में जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई नहीं है मात्र, और जो नहीं दिख रहा है वही सबसे खतरनाक है। आज मैं आपको परत दर परत पूरे विवाद के शुरुआत से रची गई साजिश बताऊंगा कि आखिरकार समस्या शुरू कहां से हुई। सुबह 6:30 बजे एक साथ हजारों रॉकेट्स आसमान में, इतने कि आयरन डोम सिस्टम तक ओवरलोड हो गया। और उसी समय सैकड़ों नहीं, हमास के हजारों फाइटर्स सीमा तोड़कर इजराइल के अंदर घुस आए। ट्रक से, मोटरसाइकिल से, पैराग्लाइडर से, हर पॉसिबल रूट से इजराइल के अंदर घुसना तथा कत्ले आम मचाना। यह हमला सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर नहीं था, यह था सिविलियन टारगेटिंग। एक म्यूजिक फेस्टिवल जहां लोग डांस कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ ही मिनटों में वह सेलिब्रेशन एक मसकेर में बदल गया। घरों में घुसकर लोगों को खींच कर मार दिया गया, बलात्कार किए गए, घर लूट लिया गया और गोलियों से लोगों को भून दिया गया। बच्चों को, यहां तक कि बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया। प्रेग्नेंट औरतें को भी मार दिया गया, गांव के गांव जला दिए गए। और यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह रिवेंज नहीं था, यह था कैलकुलेटेड प्लानिंग, टनल नेटवर्क, सिक्योर कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग ड्रिल्स। यह सब एक दिन में नहीं बनता, यह महीनों में नहीं, सालों की तैयारी थी। इजराइल खाड़ी का एक ऐसा देश जिसका इतिहास गवाह है, जब भी उस पर हमला होता है तो उसका जवाब सीमित नहीं होता। सबसे पहले हमले के तुरंत बाद पूरे गजा पर एयर स्ट्राइक किए गए, दिन रात बिना रुके। और टारगेट क्या थे? हमास के कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्च साइट्स, अंडरग्राउंड टनल्स, लीडरशिप हाइडआउट। लेकिन गजा एक छोटा और बेहद घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ सिविलियन और मिलिटेंट्स अक्सर एक ही जगह रहते हैं, और यही बन गया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। लेकिन सिर्फ एक यह शुरुआत थी। अब कहानी में आता है सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे स्ट्रैटेजिक, सबसे मिसअंडरस्टूड खिलाड़ी, ईरान। ईरान सीधे युद्ध में नहीं उतरता है, लेकिन हर युद्ध में मौजूद होता है। यह लड़ता है प्रॉक्सी वॉर। मिडिल ईस्ट में एक नेटवर्क है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें शामिल है हमास गजा से, हिजबुल्लाह लेबनान से, हुतीज यमन से, इराक और सीरिया के मिलिशियाज। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में है ईरान। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने ही 7 अक्टूबर का अटैक इजराइल पर करवाया था? क्लियर प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ईरान सालों से इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता आया है। ईरान खुद सामने आखिर आता क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट युद्ध का खतरा है, और इसका मतलब फुल स्केल डिस्ट्रक्शन। इसलिए ईरान लड़ता है परछाई की तरह, फंडिंग करता है, वेपन देता है, ट्रेनिंग कराता है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, और सबसे खतरनाक और ताकतवर इन सबके पीछे का कारण IRGC। यह सिर्फ ईरान की एक सेना नहीं है, यह स्ट्रेटजी का ब्रेन है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुतीज के द्वारा रेड सी में शिप टारगेट किए गए। अब यह बन चुका था मल्टी फ्रंट वार। शॉपिंग रूट्स बदल गए, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई। अमेरिका फिर आखिर सीधा युद्ध क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि डायरेक्ट और अनकंट्रोलेबल वार
इसलिए स्ट्रैटेजी ये थी कि लिमिटेड स्ट्राइक किए जाए, प्रॉक्सी किए जाए, टारगेटिंग किए जाए, कंट्रोल किया जाए ईरान को। और आज का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, नरेटिव, प्रोपेगेंडा, क्लेम कि ईरान कोलैप्स हो गया, लीडरशिप खत्म हो गई। लेकिन रियलिटी यह कि सिस्टम अभी भी एक्टिव है, IRGC और ताकतवर हो गई, नेटवर्क इंटैक्ट हो गए। अब बात करते हैं भारत की और समझते हैं कि भारत का लाभ और हानि इसमें क्या है। भारत इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट भारत ही महसूस कर सकता है। बैलेंस इजराइल से, ईरान से, USA से, यह है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। यह युद्ध आखिर है क्या? रिलीजियन का, टेरिटरी का या पावर का? असल सच्चाई कंट्रोल का है, मिडिल ईस्ट पे, एनर्जी रूट्स पे, ग्लोबल डोमिनेंस पे। मिडिल ईस्ट आज एक बारूद का ढेर है, एक चिंगारी जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य है। हमें समझना पड़ेगा कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह त्रासदी है। आज के लिए धन्यवाद।